हाय फ्रेंड्स, लीजिए हम स्टार्ट करते हैं एनआईएसएम सीरीज 10A, दैट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 मॉक टेस्ट सीरीज। नए पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेटेजी विच ब्रिंग्स इन द एलिमेंट ऑफ मार्केट टाइमिंग एंड व्यू बेस्ड एलोकेशन टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नोन एज। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी स्ट्रेटेजी जो मार्केट की टाइमिंग को देख के की जाए, या कोई पोर्टफोलियो में जो असेट एलोकेशन है, जो सिक्योरिटीज का एलोकेशन है, वो जो मैनेजमेंट करता है वो बेसिस मार्केट टाइमिंग्स करता है, उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज डायनेमिक असेट एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन, टैक्टिकल असेट एलोकेशन, पीरियडिकल असेट एलोकेशन। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, टैक्टिकल असेट एलोकेशन। देखिए, जो भी मार्केट टाइमिंग्स के बेसिस के ऊपर कोई भी असेट एलोकेशन किया जाता है उसको टैक्टिकल एसेट एलोकेशन बोलते हैं, बिकॉज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन रेगुलरली एडजस्ट एलोकेशन एज पर द मार्केट कंडीशंस। जो डायनेमिक एसेट का एलोकेशन होता है वो क्या होता है कि कोई एसेट एलोकेशन किया, वो मार्केट में जैसे जैसे कुछ मूवमेंट्स होंगी, मार्केट जैसे जैसे बिहेव करेगा, वैसे वैसे को डायनेमिक एसेट एलोकेशन होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशंस और ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो, राइट। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशंस होगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज डिवाइड की जाएगी, मे बी टॉप टू डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। और फिर थर्ड ऑप्शन होगा टेक्टिकल एसेट एलोकेशन। टेक्टिकल हो गया बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, कि मार्केट टाइमिंग्स को देखते हुए कि मार्केट में कब क्या टाइम चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन चल रही है, इसकी बेसिस के ऊपर जो भी मार्केट की टाइमिंग्स को देखकर कोई भी एसेट एलोकेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो इसका हमारा आंसर हुआ सी, टेक्टिकल एसेट एलोकेशन। Dash is essential so that the benefits of compounding is accrued to an investment। तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट को आने के लिए, या कंपाउंडिंग जिसमें बोलते बहुत वेल्थ जनरेशन होता है कंपाउंडिंग के इफेक्ट से, उसको उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो देखिए, इसमें हमारे पास ऑप्शंस है रेगुलर पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट, बी टाइम, सी पीरियोडिक रीबैलेंसिंग, एंड डी हाई इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो कंपाउंडिंग का मैक्सिमम इफेक्ट आता है उसको किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे को बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए या वेल्थ जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कंपाउंडिंग की। और कंपाउंडिंग में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो आता है टाइम का। इसका इसलिए हमारा आंसर हुआ टाइम। इन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज अर्नड, इन कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है इज डिप्लॉयड और एडिड बैक टू द प्रिंसिपल टू अर्न मोर इंटरेस्ट। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए में साल भर का इंटरेस्ट मान लीजिए बन गया 10,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए री इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो 1,10,000। और इस तरह से उसकी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलती रहती है। इसीलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट में जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है टाइम। इसलिए किसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जनरली, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट बट रेदर गिव टाइम टू द मार्केट। उसका रीजन यही है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बड़े टाइम के लिए और कोई वेल्थ जनरेशन या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो व्हाट इज मोस्ट क्रिटिकल, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू गेट कंपाउंडिंग इफेक्ट इज टाइम। आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना मैक्सिमम टाइम दे देंगे, स्पेसिफिकली स्टॉक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को, इनको आप जहां पे भी जितना टाइम देंगे उतना ही कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। इसलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो टाइम इंपॉर्टेंट है। हाउ डू क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए 15 डेज के लिए फंड्स आए, ओपन रहे और उसके बाद वो क्लोज हो गए। उसके बाद अभी कोई दूसरा इन्वेस्टर्स उसमें खरीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता। तो वो एक पर्टिकुलर डेट के साथ आएंगे, 3 साल 5 साल, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आने के बाद वो फंड्स क्लोज हो जाएंगे। और फिर जब वो मैच्योर होंगे 3 साल में या 5 साल में, जो भी उसकी मैच्योरिटी होगी, वो तभी उसका पैसा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो क्लोज एंडेड जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें लिक्विडिटी कैसे मिलती है इन्वेस्टर्स को, क्वेश्चन यही है। तो देखिए, आंसर है हमारा इसमें, बाई गिविंग ए रिडम्पशन फैसिलिटी टू इन्वेस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो क्लोज एंडेड फंड में कोई भी रिडम्पशन फैसिलिटीज पहले अवेलेबल नहीं होती जब तक वो फंड्स क्लोज ना हो जाए, क्लोजिंग डेट ना आ जाए उसकी। बाई फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शंस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर है कि अगर कोई भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स है, कि अगर उसकी ट्रेडिंग है अगर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसको फैसिलिटेट करें और वो उसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे बाय और सेल कर पाए, तो वो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। तो देखिए, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर होगा बी। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स है उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी यूनिट्स को लिस्ट कराएं।
अब जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं तो उसमें रिडेम्पशन तो हो नहीं सकती है, बट जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, वो उन यूनिट्स को स्टॉक जो एक्सचेंज होते हैं उनके ऊपर बाय और सेल करके उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी, बाय गिविंग ए कंटिन्यूअस रिडेम्पशन फैसिलिटी, वो मैंने बताया क्लोज एंडेड में आपको रिडेम्पशन फैसिलिटी नहीं मिलती। बाय गिविंग ए लिमिटेड रीपर्चेज विंडो, तो इस तरह का भी कोई विंडो नहीं होता अवेलेबल। क्लोज एंडेड फंड के अंदर जब फंड ने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया उसके बाद उसकी एक मैच्योरिटी डेट आएगी, और मैच्योरिटी डेट पे भी वो क्लोज एंडेड फंड्स हैं वो रिडीम किए जा सकते हैं। बीच में अगर किसी को लिक्विडिटी चाहिए, इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए, तो वो उन यूनिट को स्टॉक एक्सचेंज में जैसे शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, वैसे ही उन म्यूचुअल फंड का जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं उनकी यूनिट को वो बाय एंड सेल कर सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्लोज एंडेड क्लोज्ड फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर डन ड्यूरिंग एनएफओ, तो वो एनएफओ जब तक उनका न्यू फंड ऑफर आता है, जब तक वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड इफ इन्वेस्टर नीड टू रिडीम, बट अगर इन्वेस्टर को रिडीम करना है बिफोर क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट मतलब हुआ कि जब तक उसका मैच्योरिटी नहीं आ जाता तब तक अगर उसको कुछ करना है तो वो ये कर सकता है। कैसे? वो स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे बाकी सिक्योरिटीज और शेयर को ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं, वैसे ही इसमें क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को आप वहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस में बाय और सेल कर सकते हैं। डैश इज नॉट वन ऑफ द एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पीएमएस सर्विसेज। तो पीएमएस सर्विसेज देखिए वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख की होती है। तो इसमें किस तरह का मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है? एक कस्टोडियल एग्जीक्यूशन, इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन, पूल्ड एग्जीक्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पीएमएस में सिर्फ दो ही तरह के एग्जीक्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं, इंडिविजुअल एग्जीक्यूशंस और पूल्ड एग्जीक्यूशन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन हुआ कि आपके इंडिविजुअल अकाउंट में आपका डीमेट अकाउंट होता है, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू पीएमएस सर्विसेज में जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो ऑपरेट करता है। तो वो आपके इंडिविजुअल जो कैपिटल अवेलेबल होती है उसके बेसिस में आपके डीमेट अकाउंट में वो सिक्योरिटीज बाय कर लेता है सेपरेटली, और वो आपके इसी तरह से जो मॉडल हुआ इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन, वो इस मॉडल पे काम करता है। पूल्ड एग्जीक्यूशन क्या हुआ? पूल्ड एग्जीक्यूशन हुआ कि फंड मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो जो फंड मैनेजर है, मान लीजिए उसके पास 500 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो गए, वो 500 करोड़ रुपीस को एग्जीक्यूट करेगा और उसकी सारी सिक्योरिटीज को एक पूल अकाउंट में एग्जीक्यूट कर लेगा, उस पूल अकाउंट में बाय कर लेगा, और उसके बाद वो पूल अकाउंट से सभी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट में रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी वो यूनिट्स या वो सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं पूल्ड एग्जीक्यूशन। अब इसका जो एक ऑप्शन है कस्टोडियल एग्जीक्यूशन, ये किसी भी तरह के फॉर्म पीएमएस में अवेलेबल नहीं होती है। दो ही तरीका होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन, पूल्ड एग्जीक्यूशन। तो पूल्ड एग्जीक्यूशन के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो सारा जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारी सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा और उसके बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जबकि इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन में जो इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट्स होंगे जो पोर्टफोलियो मैनेजर उसको ऑपरेट करेगा, वो उनके लिए उनके स्पेसिफिक डीमेट अकाउंट में वो सिक्योरिटीज बाय और सेल करेगा। जबकि कस्टोडियल एग्जीक्यूशन इस तरह का कोई भी फॉर्म ऑफ पीएमएस नहीं होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा कस्टोडियल एग्जीक्यूशन। डैश कैन इन्वेस्ट इन एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो देखिए कौन इन्वेस्ट कर सकता है एआईएफ में? एआईएफ में आपको सबको पता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए की होती है। उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टर, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर या ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन रेजिडेंट भी कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो हमारा ऑल ऑफ द अबव, डी। The stock exchanges have daily price band for individual stock at 2%, 5%, 10% और 20% depending upon। इसका मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस में जो भी स्टॉक्स हैं उसमें एक सर्किट होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर सर्किट और अपर सर्किट। वो उस प्राइस बैंड पे ही काम कर सकते हैं। वो स्टॉक जो उसका प्राइस बैंड है उससे ज्यादा मूव नहीं कर सकता, ना लोअर साइड में ना हायर साइड में। और वो प्राइस बैंड्स होते हैं 2%, 5%, 10% और 20%। वो स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे डिसाइड करता है कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए कौन से स्टॉक्स के लिए, कौन से शेयर के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, तो वो किस बेसिस के ऊपर होता है? तो इसका देखिए हमारे पास ऑप्शन है, ए पब्लिक और प्राइवेट शेयर होल्डिंग के बेसिस पे प्राइस बैंड होते हैं, या बी प्राइस लेवल के बेसिस पे होते हैं, या सी वोलेटिलिटी के बेसिस पे होते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी प्राइस बैंड होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में किसी भी सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, जो हम बोलते हैं सर्किट होता है, लोअर सर्किट या हायर अपर सर्किट के लिए जो प्राइस बैंड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। जो आपके प्राइस बैंड हुए, जो आपके लोअर सर्किट अपर सर्किट किस कहां पर जाके बंद होंगे, कहां पर जाके मैक्सिमम खुल सकते हैं,
कहां पर मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं फॉर डे, वो किस पे डिपेंड करता है, वॉलेटिलिटी के ऊपर। तो इसका आंसर होगा सी, वॉलेटिलिटी। तो देखिए जो प्राइस बैंड होगा 2%, 5% और 10%, वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पे होगा। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होंगी उसके बेसिस पे उसका प्राइस बैंड होगा 2%, 5% और 10%। जो भी सिक्योरिटीज होंगी जहां पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, जहां पर फ्यूचर्स ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उनके लिए किसी भी तरह का प्राइस बैंड नहीं है, तो उसमें कितनी भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, वो कहीं तक भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जहां पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, जहां पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है जिन सिक्योरिटीज, वहां पे तो कोई प्राइस बैंड ही नहीं है। और स्टॉक एक्सचेंजेस ने काफी सारी सिक्योरिटीज के लिए डिफाइन कर दिया है 2%, 5% और 10%। इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटीज बच गई उन सभी में 20% का प्राइस बैंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर मोहन हैज डिपॉजिटेड 5 लाख विद ए फंड मैनेजर। एक फंड मैनेजर के पास मोहन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। आउट ऑफ दिस अमाउंट फंड मैनेजर हैज इन्वेस्टेड 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर वो 60,000 रुपए बना लेता है, कमाता है। व्हाट इज द इफेक्टिव रिटर्न फॉर मिस्टर मोहन? 12%, 24%, 9% और -18%। तो देखिए इसके अंदर इस पे डिपेंड नहीं करता कि फंड मैनेजर ने कितना पैसा लगाया और उसमें कितना इन्वेस्ट किया। हम यहाँ मोहन की बात कर रहे हैं, मोहन ने कितना पैसा लगाया और उस पर कितना रिटर्न मिला। अब यहाँ पर अगर आप मोहन की रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो मोहन ने डिपॉजिट किया 5 लाख रुपए, फंड मैनेजर लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन ने तो डिपॉजिट कर दिया 5 लाख रुपीज, अब उसकी इनकम हुई 60,000 रुपीज, तो उसको कितना इनकम होगा? तो इसका आंसर होगा, देखिए एक आंसर 1 और एक 12%। कैसे, क्यों? क्योंकि 60,000 उसको इनकम मिली है 55 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो 60,000 डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा 12%। An investment advisor has to advise his client on a good portfolio management service. एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उसको एक बहुत अच्छा पीएमएस जो है वो पीएमएस उस अपने क्लाइंट को समझाना है। एंड चूज द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड बाय हिज क्लाइंट, और अपने क्लाइंट को बेस्ट ऑप्शन देता है। बट वो क्या फाइंड करता है? वो देखता है कि एक ऐसा पीएमएस प्रोडक्ट जो कि बहुत बेटर है बट उसके अंदर उसके स्पाउस काम करता है। अभी वो अपने इस डिलीमा को कैसे खत्म करे कि वो अपने क्लाइंट को वो पीएमएस जो कि बहुत अच्छा है बट उसमें उसका स्पाउस भी काम करता है, वो पीएमएस उस अपने क्लाइंट को बेचे या ना बेचे, या उसके लिए क्या करे। तो देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास, एज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिस पीएमएस प्रोडक्ट शुड बी ड्रॉप्ड एंड नॉट बी रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि उसमें जो सजेस्ट कर रहा है उसका स्पाउस काम करता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्या पीएमएस जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए या रिकमेंड नहीं करना चाहिए? बी, एज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, तो दिस प्रोडक्ट इज इनएलिजिबल। क्या सेबी के गाइडलाइन रूल्स रेगुलेशन की जगह की वजह से बेच नहीं सकते या इनएलिजिबल है? सी, as the PMS product is best, he should recommend it to the client without any fear. अगर वो ये फील करता है कि PMS प्रोडक्ट बेस्ट है तो विदाउट एनी फियर वो क्लाइंट के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। ऑप्शन डी, he should make a full disclosure to the client for his spouse employment in the PMS company and also why the product is best suitable to him. तो देखिए एज पर सेबी गाइडलाइन अगर उसमें कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो एडवाइजर है अगर उसमें उसका स्पाउस काम करता है उस कंपनी में बट उसको लगता है ये पीएमएस बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तो अपने क्लाइंट को उसके लिए उसको कंफर्म करना चाहिए, कंप्लीट डिस्क्लोजर देना चाहिए कि उसका स्पाउस उस कंपनी में काम करता है और ये पीएमएस वो क्यों क्यों पीएमएस अच्छा है क्लाइंट के लिए, वो उसको क्यों चूज कर रहा है, वो पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर हमारा डी, फुल डिस्क्लोजर। वो अपने क्लाइंट को फुल डिस्क्लोजर दे, वो बताए कि उसका स्पाउस काम करता है बट वो इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करने के लिए बोल रहा है क्योंकि उसका स्पाउस काम करता है, बट पीएमएस की स्ट्रेटेजी इसलिए क्योंकि उस एडवाइजर को लगता है ये पीएमएस आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करेगा, तो उसके बेसिस पे फुल डिस्क्लोजर के साथ वो अपने क्लाइंट को ये प्रोडक्ट बेच सकता है। जनरली इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इज वाइडेस्ट इन, किस फॉर्म ऑफ इश्यूज में इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है? ए, प्रेफरेंशियल इशू, बी, पब्लिक इशू, सी, राइट इशू, डी, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो देखिए जनरली देखते हैं कि जब भी कोई पब्लिक इशू आता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक इशू किसी कंपनी का, उसमें वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन होता है, मैक्सिमम लोग उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर हो बी। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सिक्योरिटीज टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्ट इन्वेस्टर्स। राइट इशू जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो वो नंबर्स में बहुत कम होते हैं। तो जो अगर आपको वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन चाहिए इन्वेस्टर्स का,
तो वो आपको मिलेगा आपको पब्लिक इशू के अंदर, जहां पे इनिशियल पब्लिक इशू हुआ, वहां पे मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं। If an investor want to know the cost and the fee associated with a portfolio management scheme, he will have to read. अगर किसी इन्वेस्टर को पीएमएस में क्या सर्विसेज है, किस तरह की फीस है, तो उसको क्या डॉक्यूमेंट रेफर करना है। तो इसका देखिए ऑप्शंस हमारे पास, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड डी फैक्ट शीट। तो जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है उसमें सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, चार्जेस एंड फी। तो जो इन्वेस्टर है उसको गो थ्रू करना चाहिए फॉर द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर होगा ए, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ऑल दीज डिटेल्स रिलेटेड टू कॉस्ट एंड फी, वो सारे आपके डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में मिलेगा। हेंस क्लाइंट शुड रेफर दिस डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। इस मॉक टेस्ट में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स को रेफर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी मॉक टेस्ट सीरीज के बाद हम लोग आपके लिए लेसन्स भी लेके आएंगे और हम एनआईएसएम के सारे मॉड्यूल धीरे धीरे कवर करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी वॉचर्स से, जो भी इस वीडियोस को वॉच करते हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल में आपको धीरे धीरे आपको पूरी बैंकिंग, फाइनेंस, एनआईएसएम से रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट सीरीज, लेसन्स, सब मटेरियल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।